गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 आयकर एवं कराधान, बैंकिंग एवं कराधान जो है उसका अध्याय नंबर 2, जिसमें हम लोग को कर निकालना है, इनकम टैक्स निकालना है, आयकर निकालना है। इसको में बनाने के लिए तो सिंपल ही है और सभी क्वेश्चन लगभग एक ही मेथड से बनेगा, एक ही पैटर्न से बनेगा। इसमें आपको सबसे पहले पता करना है कि किसी भी व्यक्ति की, कोई भी यदि पर्सन है तो उसकी वार्षिक आय क्या है। वार्षिक आय पता करने के बाद उसको अलग से लिख लिया जाएगा। इसके बाद वो व्यक्ति डोनेशन कहाँ कहाँ करता है, दान कहाँ करता है, कितना करता है, 100% उसमें छूट मिलता है कि 50% छूट मिलता है, ये आपको लिखते चले जाना है। उसके बाद वो डिपॉजिट कहाँ करता है, जैसे कर से बचने के लिए लोग LIC करते हैं, जीवन बीमा वगैरह। और आपके जो सवाल दिए हैं इसमें 2-3 चीज़ दिए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। एक प्रोविडेंट फंड होता है, भविष्य निधि, उसमें जमा करते हैं, और एक LIC का दिया हुआ है, और एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं। तो इन 3 चीज़ों में ही इसमें दिया हुआ है, तो वो जमा कहाँ करते हैं, तो उस चीज़ को अपन को माइनस करना रहता है। जो डोनेशन है उसको माइनस करते हैं, उसका जो पैसा बच जाता है, ये जो जमा करते हैं, तो जमा करने का भी एक लिमिट है 1 लाख रुपए तक। 1 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कर सकते हैं करने वाले, लेकिन हम केवल माइनस करेंगे तो 1 लाख रुपए माइनस करेंगे। यदि 1 लाख से ज़्यादा हुआ तो, और यदि जमा करा ही वो 90,000 है, 75,000 है, 60,000 है, 40,000 है, तो उन्हीं को माइनस करेंगे, 40,000, 30,000, 60,000, 90,000। लेकिन 1 लाख से यदि ज़्यादा जमा किया है तो हम लोग केवल 1 लाख को माइनस करेंगे। उसके बाद स्लैब दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, आयकर का एक नियम दिया हुआ है, उस नियम के आधार पर उसका टैक्स निकालना है। टैक्स निकालने के बाद जो टैक्स की रकम आएगी उससे हम लोग शिक्षा उपकर निकालेंगे, एजुकेशनल सेस जिसे कहा जाता है, वो निकालने के बाद जो टैक्स निकालने हैं उसमें से एजुकेशनल सेस को प्लस कर देंगे। यही है क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। हाँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कुछ जो व्यक्ति जानते हैं कि हमको पहले से जमा करना पड़ेगा, एडवांस में वो जमा कर देते हैं। जिनको टैक्स जानते हैं कि हमको टैक्स देना ही देना है, तो एडवांस में कुछ पहले 10 महीने 11 महीने तक जमा करते रहते हैं, उसको लास्ट में माइनस कर दिया जाता है क्योंकि वो एडवांस में पे करता है इनकम टैक्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, सीधे 4 नंबर या 5 नंबर के आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने समान भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष में 100% कर मुक्त है। 20,000 रुपये का दान और वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये 50% में इसमें छूट है, दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख रुपये तक कर मुक्त है। आयकर दरें निम्नानुसार है। उसके बाद यहाँ सारणी दिया गया है, तो सारणी के बारे में आगे अपन बताएंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग इसकी वार्षिक आय लिखते हैं। वार्षिक आय है इसका 4,10,000 रुपये। तो सबसे पहले वार्षिक आय पता करेंगे। इसके बाद डोनेशन, दान कहाँ कहाँ दिया है। दान दिया है ये प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपये। प्रधानमंत्री राहत कोष 20,000 रुपये का 100%, पूरा 100% है, यानी 20,000 पूरा आ जाएगा। इसके बाद इसने दान किया है वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में इसने दान किया है 12,000 रुपये। तो 12,000 का 50%, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 50% छूट मिलेगा इसमें, तो 50% ये दान किया हुआ है। तो 12,000 का 50% यानी कि आधा, तो 12,000 का आधा कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये। ये तो इसने डोनेशन किया है, तो इसको अपन क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं, यानी 26,000 रुपये। 26,000 रुपये इसने दान किया, तो दान के बाद जो आय है उसको निकाल लेते हैं। आय तो 4,10,000 रुपये है। 4,10,000 में 26,000 रुपये माइनस कर देंगे
3030, उसके बाद 0, 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, 10 में से 2 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3,84,000 रुपये बचे इसके पास, 3,84,000 रुपये। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये कहाँ कहाँ जमा किया है, कहाँ कहाँ जमा किया है, ये हम लोग छूट के लिए जमा राशि, छूट हेतु जमा, तो छूट हेतु जमा में सबसे पहले इसने जमा किया है प्रतिमाह 4,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में, सामान्य भविष्य निधि प्रतिमाह 4,000 रुपये जमा किया है। तो हमको इसमें सालाना निकालना पड़ता है, यानी कि 12 चौको 48,000 रुपये, एक साल में 48,000 रुपये इसने जमा किया। और उसके बाद 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में, जीवन बीमा प्रीमियम, इसमें पूरे एक साल का ही है इसका 24,000 रुपये। और इसके बाद इसने 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा है, राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र ये खरीदा है, ये 25,000 रुपये का। तो कुल इसने इतना बचत किया है, जमा किया है 0 0 0, 8 4 12 5 17 के साथ हासिल आई 1, 4 2 6, 6 2 8 और 1 9, 97,000। 97,000 रुपये को भी क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे, ये जो दान के बाद जो राशि बची हुई है, जिसे हम बोलेंगे आयकर योग्य आय, आयकर योग्य आय। तो 3,84,000 रुपये में 3,84,000 हम 97,000 माइनस कर देंगे, तो 0 0 0 3 0 आ गया, 7, 14 में से 7 घटाओगे 7, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 जाएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2,87,000 रुपये, 2,87,000 रुपये पर इसको टैक्स देना पड़ेगा। अब हम लोग सारणी की तरफ चलते हैं, जो टेबल दिया गया है तो इसमें दिया गया है 2 लाख रुपये तक कोई कर नहीं, यदि ये 2 लाख रुपये तक बचता तो इसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इसकी जो राशि है 2 लाख से ज़्यादा और 5 लाख रुपये तक है, 2 लाख से ज़्यादा और 5 लाख के बीच है, तो स्लैब के अनुसार 2 लाख से और 5 लाख के बीच में 2 लाख से ज़्यादा जो राशि है उसका 10% इसको देना पड़ेगा। तो आयकर अब हम लोग निकालेंगे, आयकर इक्वल टू 287,000 माइनस 2 लाख का 10%, तो 2,87,000 में 2 लाख घटाओगे तो 87,000 बचेगा, इसका 10%। ये आ गया 8,700 रुपये, 8,700 रुपये इसको आयकर देना है। लेकिन शिक्षा उपकर लगता है 3%, उसको भी निकालेंगे। शिक्षा उपकर वो इसी से लगता है 8700 का 3%, ये जो टैक्स का जो पैसा आता है, आयकर जो आता है, उसी से निकालते हैं एजुकेशन से, यानी कि शिक्षा उपकर। 3 7 21, 2 3 8 24 और 2 26, इतना, इसलिए कुल देय आय कर अब लास्ट में इसको देना पड़ेगा 8,700 प्लस 261 रुपये, यानी कि ये आंसर है 8,961 रुपये इसे टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो इस प्रश्नावली में 7 8 से 10 सवाल हैं और सबका पैटर्न एक ही है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन पूरा नियम यही है, स्ट्रक्चर यही है इसका। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है, 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है, 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र निवेश करता है, अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है जिसका 50% कर मुक्त है। तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में आयकर की गणना कीजिए, और गणना के लिए स्लैब दिया हुआ है। ठीक है, तो एकदम इजी है जैसे पहले बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, वार्षिक आय। वार्षिक आय है 7,20,000। ₹7,20,000 है। अब चूंकि ये दान भी करता है, दान कहाँ करता है? ये अनाथ आश्रम में। ₹15,000 दान करता है का 50% निकालेंगे हम लोग, तो 50% 15,000 का कितना हो जाएगा? आधा, 7,500 रुपये। उसका आधा 50% यानी कि आधा 7,500 रुपये। तो इसको माइनस कर लेते हैं पहले। आयकर योग्य आय 7,20,000 रुपये में 7,500 माइनस करेंगे, 00, 10 में से 5 घटाएंगे 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7। तो यह आ जाएगा 7,12,500 रुपये। छूट योग्य आय। अब छूट योग्य आय कौन कौन सा है, किसमें जमा कर रहा है ये छूट के लिए? ये है आपका सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये। सामान्य भविष्य निधि 4,000 रुपये महीने है, तो 4,000 गुणित 12 यानी 12 चौको 48,000 रुपये सालाना वार्षिक। 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा की किस्त, जीवन बीमा निगम 20,000 रुपये, ये चला गया। तो दो ही जगह जमा। अच्छा, 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र भी खरीदता है। राष्ट्रीय बचत पत्र 30,000 रुपये। अब इसको ऐड कर लेते हैं अपन। तो 3 0 तो ये आ ही गया, फिर 8 आ गया, और 4 और 2 6 और 3 9, 98,000 रुपये ये जमा करता है। 98,000 रुपये इससे और माइनस करेंगे। आयकर योग्य आय अब आएगा असली में आयकर योग्य आय। तो 7,12,500 में माइनस करेंगे 98,000, 98,000। तो 00 तो यहाँ आ ही जाएगा, फिर 5 भी आ जाएगा, 12 में 8 घटाओगे तो 4 आएगा, और 10 में से 9 घटाओगे तो 1 आएगा, और ये हो जाएगा 6। यानी यह बचा 6,14,500 रुपये। इस पर इसको टैक्स लगेगा। तो अब देखेंगे टेबल। तो 2 लाख रुपये तक तो कोई टैक्स नहीं है, 2 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 2 लाख से 5 लाख की जो राशि रहेगी उस पर 10%, और 5 लाख से 10 लाख के बीच की राशि का 20%। तो इसमें 2 बार टैक्स काउंट होगा यहाँ पे, इसलिए आयकर हो जाएगा। क्योंकि ये 6 लाख रुपए है, तो 5 लाख से 2 लाख और 5 लाख के बीच का जो है वो 10%। तो 2 लाख और 5 लाख के बीच में 3 लाख, 2 लाख और 5 लाख, ये 3 लाख का अंतर है इन दोनों। तो 3 लाख का 10% पहले लगेगा। का 10% प्लस 5 लाख इसमें से माइनस करेंगे, उसका 20%।
14,500 में 5 लाख घटाएंगे तो 1,14,500 बचेगा, उसका 20%। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2290 और एक ज़ीरो, 22,900 और 30,000 ये है, यानी कि 52,900 रुपये। ये आयकर के लिए आया, आयकर इसको 52,900 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अभी एजुकेशनल सेस है, शिक्षा ऊपर 3% और निकालेंगे, प्लस करेंगे, इसके बाद लास्ट में कुल देय आयकर आएगा। हो जाएगा 3 9 27 की 7 हासिल आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 पंचे 15, इतना आ गया। कुल देय आयकर निकालने के लिए 52,900 प्लस 1,587 रुपये, इसको प्लस करेंगे 87 आ जाएगा। 9 5 14 की 4 हासिल आई 1, 2 1 3 और 1 4, यह आ जाएगा 5। 54,487 रुपये से टैक्स देना पड़ेगा, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका थर्ड भी। वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए थी। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपये प्रति माह जमा करता था तथा उसने 12,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया। यदि 1,50,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं है तथा 1,50,000 रुपये से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर देय हो एवं सभी बचत पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये हो तो उसके द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। क्वेश्चन नंबर 3, वार्षिक आय। तीसरे क्वेश्चन में वार्षिक आय है 3 लाख रुपए।
अब इसमें कहीं डोनेशन तो दिया नहीं है। सामान्य भविष्य निधि में 1000 रुपये, 12,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी, और फिर इसके बाद कुछ तो दिया नहीं है ये, इसलिए हम लोग चलते हैं सीधे छूट हेतु जमा। छूट हेतु जमा, इसने जमा किया है 1000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि खाते में 1000 रुपये प्रति माह, तो 1 साल का निकाल लेंगे 12,000 रुपये। इसमें जो भी गणना करना है वार्षिक गणना के आधार पे होगा। और इसके बाद 12,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी में 12,000 रुपये और जमा किया इसने, तो कुल जमा इसने कर दिया 24,000 रुपये। 24,000 रुपये इसने जमा किया। तो आयकर योग्य आय निकाल लेते हैं। आयकर योग्य आय, तो 3 लाख में 24,000 को माइनस कर देते हैं। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 2। 2,76,000 रुपये। अब इसमें जो नियम दिया, अब इसको देखेंगे स्लैब में, नियम में, तो इसमें नियम स्लैब ने दिया है, उसी में लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही कि 1.5 लाख रुपये से अधिक यदि हो तो उसका 10% लगेगा। तो ये जो आय है, ये जो पैसा आया है, ये 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो इसका अपन को निकालना पड़ेगा 10% आयकर। ये तो इतना ही है 2,76,000, इसमें से 1.5 लाख अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1,50,000 का 10%, 10%। तो 3 0 तो ये हो गया, 6 आ गया, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1। 1,26,000 रुपये का 10%, यानी 12,600। 12,600 रुपये ये आ गया। लेकिन शिक्षा उपकर भी लगता है, शिक्षा उपकर 12,600 का 3%, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3। कुल देय आयकर तो 12,600 प्लस 378, 6 3 9 2 1, 12,978 रुपये। ये इनको टैक्स लग जाएगा, देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसके सवाल बनाना है आप लोग को। तो 3 सवाल दिया हूँ, चौथा और 5वां इसका होमवर्क में रहेगा। उसके बाद कल आगे और बताएंगे आप, ठीक है।